इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मेंबर फंक्शंस और उसके टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मेंबर फंक्शन को देखते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि क्लास के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है डाटा मेंबर्स और दूसरा पार्ट होता है मेंबर फंक्शन। तो देखिए जो डाटा मेंबर होता है वो हमारा डाटा कंटेन करके रखता है और इन मेंबर फंक्शन की हेल्प से हम उन सारे डाटा का यूज करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने क्लास बनाई है, क्लास का नाम है टाइम। तो इसमें हमने सबसे पहले यहाँ पे डाटा मेंबर्स लिखे हैं, जिसमें मैंने 3 वेरिएबल बनाए हैं, इंट आर, मिनट और सेकंड। इसके अंदर हम डाटा स्टोर करेंगे और इस डाटा को हमने प्राइवेट बनाया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऊपर कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब है कि ये हमारा प्राइवेट है। इसको इस क्लास के फंक्शंस के अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। और जो मैंने यहाँ पे फंक्शंस बनाए हैं, मेंबर फंक्शन बनाए हैं, ये हमारे पब्लिक हैं। इनको हम मेन की हेल्प से कॉल कर सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारे फंक्शन है इन्हीं को हम मेंबर फंक्शन कहते हैं, जो क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं। और जावा के अंदर हम इन्हीं को मेथड्स कह देते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इन मेंबर फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को पास करना। जैसे हम फंक्शन के अंदर डाटा टाइप्स को पास करते हैं, फ्लोट, इंट, उसी प्रकार से हम ऑब्जेक्ट्स को पास करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक टाइम नाम की क्लास बनाई है और इस टाइम नाम की क्लास में मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, आवर, मिनट एंड सेकंड। और उसके बाद मैंने पब्लिक में पहला मेंबर फंक्शन बनाया रीड नाम का। तो देखिए ये रीड नाम का फंक्शन क्या करेगा, ये रीड नाम का फंक्शन हमारे डाटा को रीड करेगा, डाटा को इनपुट करेगा। तो इसमें मैंने प्रिंट करवा दिया एंटर टाइम और उसके बाद सीन की हेल्प से आर, मिनट और सेकंड को वैल्यू दे दी। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे अगला फंक्शन बनाया वॉइड ऐड। तो इस ऐड के अंदर हम दो टाइम्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने लिखा, इसका जो रिटर्न टाइप है वो मैंने वॉइड रखा और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे ऐड। और यहाँ पर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे आर्गुमेंट है वो ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि इनका जो डाटा टाइप है वो हमने टाइम लिखा, हमने यहाँ पे क्लास लिखी और इस क्लास का जो वेरिएबल होता है उसको हम एक ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइम का एक ऑब्जेक्ट बनाया ए और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया बी। और उसके बाद मैंने लिखा सेकंड इक्वल टू ए डॉट सेकंड और बी डॉट सेकंड। तो इस ए डॉट सेकंड से क्या होगा, ए के जो भी सेकंड होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे और बी डॉट सेकंड से बी के सेकंड, बी ऑब्जेक्ट के सेकंड यहाँ पे आ जाएंगे और दोनों ऐड होकर इस सेकंड में स्टोर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ए डॉट सेकंड है उसका मतलब है ऑब्जेक्ट ए के सेकंड और बी डॉट सेकंड है उसका मतलब है ऑब्जेक्ट बी के सेकंड। और जो यहाँ पे खाली सेकंड है, इस सेकंड का मतलब है जो ऑब्जेक्ट इस मेंबर फंक्शन को कॉल करेगी, यहाँ पे उस सेकंड की बात हो रही है। क्योंकि आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मेंबर फंक्शन को केवल ऑब्जेक्ट ही कॉल कर सकती है। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट इस ऐड फंक्शन को कॉल करेगी, यहाँ पे ये सेकंड उसके हैं जिसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है। और उसी प्रकार से ये मिनट भी उसी ऑब्जेक्ट के हैं जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगी। और देखिए मैंने यहाँ पे मिनट में लिखा है ए डॉट मिनट और बी डॉट मिनट, मैंने दोनों टाइम के मिनट्स को ऐड किया। और उसके बाद मैंने लिखा सेकंड डिवाइडेड बाय 60। मैंने सभी सेकंड्स को भी मिनट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि हमारे यहाँ पे मिनट आ जाएंगे। और उसके बाद देखिए मैंने लिखा आर और इस आर के अंदर मैंने ए डॉट आवर और बी डॉट आवर को प्लस किया, मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स के आवर्स को ऐड कर दिया। और उसके बाद मैंने मिनट को भी आवर्स में चेंज कर लिया डिवाइडेड बाय 60 करके। तो यहाँ पे हमारे आवर कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है मिनट इक्वल टू मिनट मॉडुलस 60। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, ये हमें रिमाइंडर दे देता है। तो देखिए जब मैंने इन मिनट्स को जो हमने यहाँ पे ऐड किए थे, मैंने इसको आवर में चेंज कर दिया। तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हमारे बचे हुए मिनट होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा मिनट मॉडुलस 60। और उसी प्रकार से मैंने सेकंड को भी सेकंड मॉडुलस 60 करके जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो सेकंड रह जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये ऐड फंक्शन काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट को हम केवल इसी प्रकार से पास करेंगे। हमें लिखना है क्लास का नाम और उसके बाद लिखना है हमें अपने फॉर्मल ऑब्जेक्ट का नाम। जैसे मैंने यहाँ पे ए भी लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हमने अपना तीसरा मेंबर फंक्शन बनाया डिस्प्ले, जिसके अंदर मैंने इनकी वैल्यू को, टाइम की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा है
और इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाई हैं, T1, T2 एंड T3। सबसे पहले मैंने T1 डॉट रीड को कॉल किया, तो इससे क्या होगा, हमारा ये T1 डॉट रीड एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर जो आवर्स, मिनट और सेकंड इनपुट होंगे वो T1 के होंगे, क्योंकि T1 ने इस फंक्शन को कॉल किया है। और उसी प्रकार से T2 डॉट रीड से हमारे T2 के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है T3 डॉट एड T1 कॉमा T2। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेंबर फंक्शन का नाम, और इसमें मैंने आर्गुमेंट पास किए T1 और T2। मैंने T1 और T2 ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। तो देखिए T1 और T2 का जो भी सम आएगा वो सम T3 के अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि T3 ने इस फंक्शन को कॉल किया है। तो यहाँ पे जो सेकंड, मिनट और ये आवर थे ये T3 के हो जाएंगे, जिसके आगे हमने ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा था। तो देखिए इसका जो T1 T2 का ऐड है वो T3 में स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने T3 को डिस्प्ले कर लिया। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। तो एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए वो प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो एक बार मैं इसको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। तो मैंने क्लास बनाई टाइम नाम की, और उसमें मैंने डाटा मेंबर्स डिक्लेयर किए आवर्स, मिनट और सेकंड इंटीजर टाइप के। और उसके बाद मैंने अपना पहला मेंबर फंक्शन लिखा रीड। इसके अंदर मैंने डाटा को रीड किया और आवर्स, मिनट और सेकंड को वैल्यू दी। उसके बाद मैंने अपना दूसरा मेंबर फंक्शन लिखा ऐड नाम का, जिसके अंदर मैंने फॉर्मल पैरामीटर्स लिखे टाइम ए और टाइम बी। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को एज ए आर्गुमेंट लिखा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने लिखा सेकंड इक्वल टू ए डॉट सेकंड प्लस बी डॉट सेकंड। तो यहाँ पे जो ए और बी ऑब्जेक्ट के सेकंड होंगे वो ऐड होकर इस सेकंड में स्टोर हो जाएंगे। और उसी प्रकार से मैंने मिनट के आगे लिखा मिनट इक्वल टू ए डॉट मिनट प्लस बी डॉट मिनट, और मैंने सेकंड को भी मिनट के अंदर चेंज करके उसको ऐड कर लिया। और उसी प्रकार से मैंने आवर में लिखा ए डॉट आवर प्लस बी डॉट आवर और मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, जिससे कि हमारे आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने मिनट इक्वल टू मिनट मॉडुलस 60 लिखकर जो हमारे बचे हुए मिनट होंगे उन मिनट को स्टोर करवा लिया। और उसी प्रकार से मैंने सेकंड में लिखा सेकंड इक्वल टू सेकंड मॉडुलस 60। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे सेकंड, मिनट और आवर होंगे, जो खाली ये हमने सेकंड, मिनट और आवर लिखे हैं, तो ये हमारे उस ऑब्जेक्ट के होंगे जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया है। और उसके बाद हमने अपना डिस्प्ले फंक्शन में आवर्स, मिनट और सेकंड की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाया, जिसके अंदर मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए और T1 और T2 को रीड किया। और उसके बाद T3 ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैंने इन दोनों के ऐड को T3 के अंदर स्टोर करवा लिया। और लास्ट में मैंने T3 को डिस्प्ले कराया। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारा जो आउटपुट आया वो आया टाइम 20, 16 और 40 सेकेंड्स। तो इस प्रकार से हमारा ऑब्जेक्ट को हम एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं। देखिए अब हम देखेंगे रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को हम फंक्शन में कैसे रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें हमने रिटर्न नहीं किया था, उसमें ऑब्जेक्ट ने फंक्शन को कॉल किया था। तो इसमें हम रिटर्न करने का तरीका देखेंगे। तो देखिए इसमें जो मैंने क्लास बनाई वो सेम है टाइम, और वो हमारे डाटा मेंबर्स ही सेम है, और रीड फंक्शन और डिस्प्ले फंक्शन भी सेम हमारे पुराने वाले ही है। और जो हमारा ऐड फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसमें मैंने रिटर्न टाइप लिखा है टाइम, उसके बाद फंक्शन का नाम ऐड, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है टाइम कोमा टाइम। तो मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया है, इस फंक्शन को मैंने डिक्लेयर किया है, और इस फंक्शन को हम इस क्लास के बाहर बनाएंगे। आपको एक नया वर्ड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैंने लिखा है फ्रेंड। तो देखिए ये फ्रेंड एक कीवर्ड है, हमारे फंक्शन का टाइप होता है फ्रेंड फंक्शन। तो देखिए कई फंक्शन ऐसे होते हैं एक सेम फंक्शन हो सकता है जिस फंक्शन को हम कई सारी क्लासेस में यूज करें। तो उस फंक्शन को हम हर क्लास अलग अलग डिफाइन करने की जगह एक फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं, और उस फंक्शन को हम उन क्लासेस का फ्रेंड फंक्शन बना देते हैं, जिससे कि हमें उस फंक्शन को बार बार डिफाइन ना करना पड़े। तो देखिए ये जो हमारा फ्रेंड फंक्शन होगा, ये फ्रेंड फंक्शन हमारे क्लास के डाटा को एक्सेस कर पाएगा। केवल हमारे 2 ही फंक्शन होते हैं जो इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, जो इस प्राइवेट क्लास के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। एक तो हमारा ये मेंबर फंक्शन, और दूसरा हमारा ये फ्रेंड फंक्शन। तो देखिए ये फ्रेंड फंक्शन हमारा क्लास के बाहर कहीं पे डिफाइन होता है, और इस फ्रेंड कीवर्ड्स की हेल्प से हम इस क्लास का उसको फ्रेंड बना देते हैं, जिससे कि वो इस डाटा को एक्सेस कर पाए।
तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को डिफाइन किया है। तो देखिए यहाँ पर हम क्लास का नाम नहीं लिखेंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के हम क्लास का नाम लिखते थे। क्योंकि यहाँ पे हमारा ये फंक्शन अलग से है जिसको हमने फ्रेंड बना दिया है इस फंक्शन, और ये जो हमारा फंक्शन है ये किसी और क्लास का भी फ्रेंड हो सकता है, ये किसी और क्लास का डाटा एक्सेस भी कर सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्लास का नाम नहीं लिखेंगे। तो देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा रिटर्न टाइम, कि एक टाइम नाम के वेरिएबल को, एक टाइम क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। उसके बाद लिखा मैंने फंक्शन का नाम ऐड, और उसके बाद मैंने लिखा आर्गुमेंट के नाम टाइम ए और टाइम बी। तो हमारे हमें ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया टी नाम का, और उसके बाद मैंने लिखा टी डॉट सेकेंड इक्वल टू ए डॉट सेकेंड प्लस बी डॉट सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे दोनों के सेकेंड को ऐड कर लिया, और उसके बाद उसी प्रकार से ये हमारा सेम ही रहेगा जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बाकी सब सेम है। बस आपको एक यहाँ पे नई चीज दिखाई दे रही होगी कि पुराने में हमने यहाँ पे खाली सेकंड लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम लिख रहे हैं टी डॉट सेकेंड। तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है, तो इसलिए हम इस टी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने सारे डाटा को स्टोर करवा लिया, और लास्ट में हमने उसको रिटर्न टी लिखकर उसको रिटर्न कर दिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन में भी लिखा है, जो हमने फंक्शन को कॉल किया उसमें मैंने लिखा है ऐड टी1 कोमा टी2, और जो भी ये रिटर्न करेगा उसको हमने ऑब्जेक्ट टी3 के अंदर स्टोर करवा लिया, जबकि पिछले वाले प्रोग्राम में हमने ऐसा नहीं किया था। तो देखिए जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे तो हमें एक यहाँ पे टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसको हमें रिटर्न करना है। तो इन दोनों में केवल यही डिफरेंस था। तो इसको भी हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो आंसर आया हुआ है टाइम 14 आवर्स 25 मिनट्स एंड 15 सेकेंड। तो इस प्रकार से हम एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा टाइप होता है फंक्शन का, वो होता है इनलाइन फंक्शन। तो देखिए इनलाइन फंक्शन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक मेन फंक्शन का कोड मेमोरी के अंदर स्टोर है इस लोकेशन में, यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन स्टोर है। तो जब भी हमारा प्रोग्राम चलता है तो सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, और कहीं दूसरी जगह पर हमने एक फंक्शन का कोड लिखा है, यहाँ पे हमारा फंक्शन का कोड स्टोर है। तो मान लीजिए हमने इस मेन प्रोग्राम के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर इस दूसरे वाले फंक्शन को कॉल किया, तो ये जो हमारा प्रोग्राम है वो सबसे पहले उस फंक्शन को ढूंढेगा, उस फंक्शन तक पहुंचेगा। तो देखिए जब हमारा ये फंक्शन काफी सारी लाइनों का तब तो कोई बात नहीं, लेकिन मान लीजिए ये हमारा फंक्शन है एक या दो लाइन का, जो हमने यहाँ पे लिखा है ये काफी छोटा सा फंक्शन है। तो ऐसे में क्या होगा, तो जब हम इस छोटे वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो हमारा मेन फंक्शन है इस छोटे वाले फंक्शन तक पहुंचेगा। तो जो इस फंक्शन के पहुंचने का टाइम होगा, ये पहुंचने का टाइम इस फंक्शन को रन करने से ज्यादा का होगा, क्योंकि ये फंक्शन एक या दो लाइन का है तो ये थोड़ी सी देर में रन हो जाएगा। लेकिन जो इसको पहुंचने का टाइम लगा, इसको हमने बार बार कॉल किया तो बार बार इसको पहुंचने में काफी टाइम लगा, और जबकि इसका जो एग्जीक्यूशन है, जो इसका एग्जीक्यूशन का टाइम है वो काफी कम है। तो देखिए ऐसे में हमारा हमने सॉल्यूशन क्या निकाला, उन्होंने एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया इनलाइन फंक्शन। इस फंक्शन को बनाने के लिए हम शुरुआत में लिखेंगे इनलाइन कीवर्ड। तो देखिए इनलाइन फंक्शन क्या करेगा, तब हम किसी फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बना देते हैं तो जो उसको कंपाइलिंग के टाइम उस इनलाइन फंक्शन को हमारे मेन फंक्शन के कोड में इंसर्ट कर दिया जाता है। वो हमें दिखता नहीं, वो मेमोरी के अंदर ही, उस मेन फंक्शन के कोड के अंदर ही इंसर्ट कर दिया जाता है, ताकि बार बार हमें उस छोटे वाले फंक्शन तक पहुंचना ना पड़े। और ये मेमोरी के अंदर ही कंपाइलिंग के टाइम उस यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाएगा, ताकि वहां पे जो पहुंचने का टाइम हमारा वेस्ट हो रहा था वो ना हो। तो इससे हमारा टाइम बचेगा। तो जैसे मैंने इस क्लास टाइम में एक फंक्शन बनाया था डिस्प्ले नाम का। तो देखिए जो डिस्प्ले केवल हमारा एक लाइन का फंक्शन है, तो इसको हम इनलाइन फंक्शन बना सकते हैं, क्योंकि ये काफी छोटा सा फंक्शन है। और उसी प्रकार से हम रीड को भी इनलाइन फंक्शन बना दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इनलाइन फंक्शन, मैंने इनलाइन कीवर्ड लिख दिया, और उसके बाद मैंने इस फंक्शन को, डिस्प्ले को, एक इनलाइन फंक्शन बना दिया। तो देखिए जब ये हमारा ये फंक्शन कॉल होगा तो उसके कॉल करते समय ये जो हमारा इंटरनली मेन फंक्शन के अंदर ये लाइनें इंसर्ट हो जाएंगी, वो हमें नहीं दिखेंगी, वो इंटरनली मेमोरी के अंदर इंसर्ट हो जाएंगी कंपाइलिंग के टाइम। तो देखिए ये हमारा इनलाइन फंक्शन का काम होता है, और बस हमें केवल यही एक वर्ड लिखना था। और देखिए बाकी का ये हमारा पूरा प्रोग्राम सेम है जो हमने अब तक दो किए।
बस इसमें यही एक डिफरेंस था कि मैंने यहाँ पर इस डिस्प्ले फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बना दिया। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।